नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर विशेष संस्कृत और हम लोग बात कर रहे थे श्रव्य दृश्य साधनों की। श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा मानचित्र, रेखा चित्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पारदर्शी। पारदर्शी क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उस पर किसी भी चित्र को बनाकर या फिर किसी भी कोई भी चित्र है या उससे संबंधित कोई जानकारी उनको लिखकर हम उस शीट को ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा उसको उस पर स्कैन से मशीन के ऊपर रखते हैं और वो सीधा स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है बड़े रूप में, और एक अध्यापक उस चित्र के माध्यम से बालकों को समझा सकता है, उसको अंडरलाइन करके आउटलाइन करके और उससे संबंधित जानकारी बच्चों को दे सकता है। तो पारदर्शी क्या होता है? कुल मिलाकर एक शीट है, उस ट्रांसपेरेंट शीट है, उस पर कोई किसी भी चित्र को या भी किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती है शिक्षा से संबंधित उसको लिखकर बच्चों को समझाया जाता है। इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं वो देखेंगे हम। यह पारदर्शी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत आर पार देखा जा सकता है। जो ये जो शीट होती है, जो पारदर्शी शीट होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए इसे पारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी शीट होती है जिन पर चित्र बनते हैं, या विषय वस्तु। मैंने कहा ना कि शिक्षण से संबंधित कोई तथ्य है जिनको आप लोगों को पर्दे पर दिखाना है, ना आपको लिखना है ना लिखकर लेकर आना है। वो ट्रांसपेरेंट शीट जो है पारदर्शी है, उसके माध्यम से आप उसको पर्दे पर दिखाना चाहते हो, तो यह विषय वस्तु लिखी जा सकती है। फिर है इन्हें अब जो ये शीट होती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं। जो ये शीटें बनाई जाती है उन्हें ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं। हम अभी आगे बात भी करेंगे कि संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार की होती है। कि मैं लिखकर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपको हम असाइनमेंट देते हैं, गृहकार्य प्रश्न देते हैं, तो आपका जो लिखित रूप होगा तो आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे। फिर है इनको प्रक्षेपण द्वारा या इनका प्रक्षेपण ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा किया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई कि भाई देखो इस शीट के ऊपर तो क्या करते हैं, इस चित्र को या विषय वस्तु को लिखते हैं, जिन्हें ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। फिर है ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, उसके अंदर किसी भी शीट को रख दिया जाता है और उसके ऊपर जो कांच होता है उसके माध्यम से उसका स्कैन होकर जो चित्र वगैरह है वो सीधा पर्दे के ऊपर हमें दिखाई देता है। व्हाइट बोर्ड पर भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दीवार है उस पर भी उसको प्रक्षेपित
निर्माण हेतु 20 × 25 सेंटीमीटर या 25 × 25 सेंटीमीटर आकार की ट्राई एशियन की पतली शीट ली जाती है। देखिए अब जो शीट है उसका आकार क्या है, या तो 20 × 25 हो या 25 × 25 सेंटीमीटर आकार की एक ट्राई एशियन शीट ली जाती है, जिसके ऊपर शिक्षक है वो चित्र या विषय वस्तु को लिखता है। फिर है चारों ओर। अब लिखते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना है कि जो ये शीट है उसकी जो चारों ओर की जो जगह है थोड़ा थोड़ा स्पेस में छोड़ना होता है। तो चारों ओर और पर्याप्त स्थान छोड़कर स्याही या रंग या विशिष्ट पेन के द्वारा चित्र खींचे जाते हैं। देखिए अब पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, ये स्वयं अध्यापक इसको बनाता है। दूसरी बात की ध्यान रखनी है क्योंकि यदि अध्यापक बना रहा है तो सीट भी वो खुद ही लेकर आएगा या फिर उसको उसी प्रकार की सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। अब सीट को उपयोग में लेते वक्त उसे क्या ध्यान रखना है, या तो सीट 20 × 25 या 25 × 25 सेंटीमीटर आकार की सीट होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि चारों तरफ पर्याप्त स्थान छोड़कर स्याही रंग जो कलर होते हैं स्केच कलर वगैरह वो या विशिष्ट पेन द्वारा चित्र खींचे जाते हैं। इसके अंतर्गत सीट को यदि वापस उपयोग में लेना है, अगर उसी सीट को फिर से उपयोग में लेना है तो उस पर जैसे जो पन्नी होती है ना प्लास्टिक की पॉलीथीन, जो हम लोग जैसे कि हम लोग कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसको हम लोग प्लास्टिक में पैक करवाते हैं ना, जो कि उस प्रकार की जो पन्नी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, उस पन्नी में हम लोग किसी भी यदि मार्कर पेन है या फिर जो परमानेंट नहीं जो हम यूज करते हैं सिंपल यूज करते हैं वो मार्कर पेन उससे लिखते हैं तब भी वो साफ हो जाता है। या फिर अगर हम मोम की बात करें जो मोम कलर वगैरह होते हैं उससे भी अगर हम किसी चित्र को बनाएंगे तो वो और हेड प्रोजेक्ट के द्वारा दिखेगा तो सही, लेकिन अगर उस चीज का हम पुनः उपयोग में लेना चाहते हैं तो उसको हम ले सकते हैं। तो अगर उपयोग में लेना है तो तेल, स्प्रेट, मोम रंग का उपयोग किया जाता है। देखिए तेल या स्प्रेट क्या काम आते हैं, ये किसी भी चीज को मिटाने के काम आते हैं। और मोम है तो जिससे मोम से जो लिखा होता है उसको हम स्प्रेट या तेल के माध्यम से उसे साफ कर सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट शीट की बात हम कर रहे हैं तो
अब ये बात थी पारदर्शी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो लगभग सभी ने बच्चों ने देखा जरूर होगा, क्योंकि जो भारत के अंतर्गत रेडियो है उसका बहुत ज्यादा प्रचलन रहा और आज भी लगभग कहीं कहीं पर रेडियो का उपयोग हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि संस्कृत शिक्षण में क्या रेडियो काम में लिया जा सकता है। तो संस्कृत से संबंधित कोई भी जानकारी है वो आकाशवाणी द्वारा जब प्रक्षेपित की जाती है, भेजी जाती है, किसी को भी पहुंचाई जाती है रेडियो द्वारा, आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों तक जो जानकारी पहुंचानी है, तो उसका उपयोग, रेडियो का उपयोग हम लोग एक विद्यालय में या कक्षा में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी जो दूरस्थ जानकारी वो विद्यालय में जब हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे उसको समझने में रुचि लेंगे। और एक तो बात होती है कि अगर सपोज अगर कोई साहित्य संबंधी हम बात कर रहे हैं कि साहित्य संबंधित कोई भी ऐसा कोई वेबिनार चल रहा है, सेमिनार वगैरह कुछ भी चल रहा है, उससे संबंधित जो जानकारी रेडियो पर प्रकाशित की जा रही है, मतलब कि जो रेडियो में क्या होता है, ये क्या श्रव्य साधन है केवल, ठीक है, इसको सुना जा सकता है। तो इस प्रकार से संबंधित जो लोग बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, संबंधित जानकारी दे रहे हैं और संस्कृत साहित्य की वहाँ बात हो रही है। और यदि हम संस्कृत साहित्य के बारे में बालकों को समझाना चाहते हैं तो कक्षा में केवल अध्यापक किताब लेगा, उससे संबंधित जानकारी उसमें लिखी वो बच्चों को उपलब्ध करवा देगा। लेकिन वही बात है कि रेडियो में एक साथ सभी जगह वही जानकारी भेजी जाती है, तो एक अध्यापक उस रेडियो को कक्षा में लाकर, क्योंकि समय तो निश्चित होता है, एक ही बार उसको भेजा जाता है, मतलब कि एक ही बार बच्चे उसको सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो में लगातार प्रोग्राम आते रहते हैं। तो यदि अगर कक्षा में हमें उसका उपयोग करना है तो समय को ध्यान में रखते हुए कि जिस समय वो प्रकाशित, जिस समय भेजी जा रही है, जिस समय रेडियो में वो प्रोग्राम संचालित हो रहा है, उसी समय उस रेडियो का उपयोग हम बच्चों को कक्षा के अंदर बता सकते हैं। तो रेडियो क्या है, श्रव्य साधन है और आकाशवाणी द्वारा इसे एक की लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। संचार का माध्यम कह सकते हैं कि आकाशवाणी द्वारा ही इसका भेजा जाता है, इससे संबंधित जानकारियों को पहुंचाया जाता है। भारत में अगर बात करें हम तो रेडियो का उपयोग, भारत में रेडियो का उपयोग पिछले कई दशकों से, पिछले कई दशकों से शिक्षण के क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षण के क्षेत्र में हो रहा है। हम तो यहाँ पर सहायक सामग्री के रूप में इसका उपयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम शिक्षा की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो जो बच्चे बहुत ही मतलब कि जहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, आज तो हर जगह विद्यालय की व्यवस्था है, लेकिन हम बात प्राचीन समय की कर रहे हैं, उस समय या पिछले कुछ दशकों में जब विद्यालय, हर जगह विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे दूरस्थ शिक्षा के रूप में जो रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो शिक्षण का माध्यम है कि काफी पिछले दशकों से शिक्षण का माध्यम रहा है। फिर है शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम, शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो पर आकाशवाणी द्वारा एक ही समय में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक ही समय में किया जाता है प्रसारण, रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी द्वारा किया जाता है। फिर है कभी कभी कक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है, कभी कभी, ठीक है, कक्षा में इसका उपयोग
कभी कभी किया जा सकता है। अब कभी कभी क्यों आया इसमें कि कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है, तो क्योंकि पहली बात यह है कि एक ही समय में इसका प्रकाशन आकाशवाणी द्वारा किया जाता है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि हर समय वो संस्कृत शिक्षण से संबंधित जानकारियां उसके अंतर्गत आ रही हो, इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी इसका उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी से क्या मतलब है, जब जब संस्कृत से संबंधित प्रोग्राम अगर उसमें अगर प्रसारित होंगे, उनका प्रसारण किया जाएगा, तभी तो आप कक्षा में उसका उपयोग कर सकते हो, तभी तो बच्चों को आप बता सकते हो। अन्यथा यदि कोई दूसरी चीजें उसमें चल रही है, दूसरे कार्यक्रम उसमें चल रहे हैं, तो वो चीज आप लोग बच्चों को तो नहीं बता सकते ना। इसीलिए कभी कभी इसमें जो प्रोग्राम होते हैं उसको आप कक्षा में कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हो, एनी टाइम इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब है विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। तो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी होगा भाई, एक तो बात होती है कक्षा में शिक्षक किसी भी किताब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है, वही शिक्षण के अंतर्गत नवीनता लाने के लिए, शिक्षण को प्रभावपूर्ण रुचिकर बनाने के लिए एक अध्यापक उस विषय वस्तु को यदि वो टैप रिकॉर्ड को जो रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, ठीक है, सॉरी रेडियो की बात हम कर रहे हैं, तो रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, रेडियो से उनको जो चीजें हैं वो सुनकर वो समझना होगा, तो बच्चे उसको रुचि से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज उनके लिए नहीं है। और हमने देखा होगा कि यदि हम किसी भी शिक्षण कार्य को जब हम करवा रहे होते हैं, वही हम किसी भी टीचिंग एड के माध्यम से बातों को सुनने तो बच्चे जल्दी समझते हैं, उनका जो ध्यान है वो उसी ओर आकर्षित हो जाता है। अब यहाँ पर अगर रेडियो द्वारा समझाया जाएगा तो बच्चे उससे आकर्षित होंगे, उस चीज को देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी नई चीज होती है उसे हम बार बार देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो कक्षा में भी ये स्थिति होगी, बच्चे हैं वो रेडियो को देखेंगे, उससे प्रेरित होंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और अपना ध्यान, पूरा ध्यान है उसी पर केंद्रित करेंगे। फिर है इसके अंतर्गत अत्यंत रोचक होते हैं रेडियो कार्यक्रम, अत्यंत रुचिकर या रोचक हो सकते हैं, रोचक होते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगिता है कि जो रेडियो के कार्यक्रम है बच्चों के लिए रुचिकर या रोचक होते हैं। दूसरा है छात्र प्रतिभा और क्षमता विकसित होती है। छात्र प्रतिभा और क्षमता विकसित होती है। ठीक है, बच्चों की जो प्रतिभा है वो विकसित होगी और क्षमता विकसित होगी। ठीक है, उससे क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कार्यक्रम के अंतर्गत ये नहीं देखा जाता है कि कौन उससे सीखने वाला है, उसमें ओवरऑल मतलब कि हर चीज का ध्यान में, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, बालकों की आयु, उनका मानसिक स्तर, उनकी योग्यता, उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाता है। क्योंकि उससे संबंधित जो जानकारी है वो बहुत से लोग एक ही समय में ले रहे हैं, तो वो ऐसे प्रोग्रामों को संचालन करता है, ऐसे प्रोग्रामों का प्रसारण करता है जिससे कि बच्चों की प्रतिभा और उनकी जो क्षमता है वो कैसी हो जाएगी, विकसित हो जाए। तो नेक्स्ट है छात्र सृजनशीलता के अवसर प्राप्त होते हैं। बच्चे उस कार्यक्रम को देखकर प्रेरित होते हैं, उनमें सृजनात्मकता जागती है, वो अलग अलग प्रकार से सृजन करने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीज है, कोई भी चीज प्रसारण के द्वारा बताई जाती है तो वो उससे मोटिवेट होते हैं और स्वयं उस चीज को करके देखने का प्रयास
भाषण की क्षमता का विकास, भाषण की क्षमता का विकास। रेडियो के अंतर्गत जो भी चीजें बताई जाती है, प्रसारित जो कार्यक्रम प्रसारण होता है उसमें सुनकर बच्चे सीखते हैं। तो वहां पर जो बोलने की क्षमता है, ठीक है, जो वाक् होता है, उसके माध्यम से एक बालक है उसके अंदर भाषण की क्षमता उत्पन्न होती है। क्योंकि जो प्रसारण के समय जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो उसके अंदर जो लैंग्वेज, जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो एक बहुत ही आदर्श रूप वाली भाषा होती है, जिसका उपयोग बालक के उसको सुनकर ही बालक अपने अंदर उन भावों को ग्रहण कर लेता है और उन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। तो बच्चों के अंदर जो भाषण की क्षमता है उसका विकास इसके माध्यम से होता है। फिर है एकाग्रता, एकाग्रता, ध्यान और परीक्षण, ध्यान और परीक्षण द्वारा प्रत्यास्मरण, एकाग्रता, ध्यान और परीक्षण द्वारा प्रत्यास्मरण का विकास होता है। कैसे? देखिए, एकाग्रता या ध्यान, देखिए एकाग्रता या ध्यान मतलब कि विद्यार्थी को पता है कि जो ये रेडियो है कुछ ही समय के लिए हमारे पास है, ये कुछ ही समय के लिए जो जानकारी है वो देगा। तो बालक है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एकाग्र होकर सुनते हैं, वो आपस में एक दूसरे को शोर नहीं करने देते हैं। तो रेडियो के माध्यम से जब किसी कार्यक्रम का प्रसारण होता है तो बालकों के अंदर एकाग्रता या उनका ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है। और परीक्षण, जब वो कार्यक्रम समाप्त हो जाता है उससे संबंधित जानकारी, अब अगर इनको कहें कि इस प्रकार के उद्देश्य है, जैसे प्रतिभा, क्षमता है, सृजनशीलता है, भाषण है, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर विकसित हो जाती है। बच्चे जो प्रसारण में बताया गया है उससे संबंधित जानकारी को यदि ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी परीक्षा हो जाता है, तो उनकी जांच हो जाती है कि बालकों ने कितना समझा है, ठीक है। और उसके द्वारा ये प्रत्यास्मरण का विकास होता है कि मतलब कि किसी भी कॉन्सेप्ट है उसको स्मरण करना, उसको याद करना, ठीक है। किसके द्वारा? एकाग्रता द्वारा। किसी भी चीज का परीक्षण की ये चीज बता रहे हैं, ये हमने किस प्रकार सीखी है, ये किस प्रकार होनी चाहिए, तो आप वो परीक्षण बच्चे उससे कर लेते हैं उस प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, जो समझाए जा रही है विषय वस्तु का, वो स्मरण भी करने में सहायक होता है रेडियो के माध्यम से। तो और इसके अंदर वांछनीय अभिव्यक्तियों का विकास भी होता है। वांछनीय मतलब जिन अभिव्यक्तियों का हम अपेक्षा करें कि रेडियो का ये प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे इन चीजों को समझेंगे। तो वही बात है कि रेडियो द्वारा यदि बच्चों को हम शिक्षण कार्य करवाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि पहली बात का इसमें ये ध्यान रखना होगा कि नियम ये है कि इसके अंदर कि ये प्रोग्राम लिमिटेड समय के लिए होता है, मतलब इसमें समय सीमा निश्चित होती है और ये कब प्रसारित होता है वो भी निश्चित होता है। उसी के माध्यम से आप सोचो कि हर समय हम इस रेडियो के माध्यम से कक्षा में अध्यापन करवा कर अध्ययन और अध्यापन कार्य करें तो ये संभव नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब ये प्रोग्राम प्रसारित होने वाले हों तभी हम कक्षा में रेडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब है एलईडी, सॉरी एलसीडी, एलसीडी का उपयोग। अब एलसीडी है उसके माध्यम से किसी भी कार्यक्रम को या
डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है इसका पूरा नाम। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको कहते हैं। और इससे मैंने जैसे बताया कि जो एक टीवी होती है, टीवी की जैसी होती है, इसका जो रूप है वो बहुत पतला होता है और इसके माध्यम से बच्चा कहीं भी खड़ा हो, अगर इस साइड या फिर इस साइड कहीं भी खड़ा हो तो वो उसको चित्रों को देख सकता है। बताइए कि अध्यापक जब कोई भी विषय वस्तु इस LCD के माध्यम से बच्चों को समझाएगा तो बच्चे कक्षा में आपने देखा होगा कि बच्चे अलग अलग बेंचों पर बैठे होते हैं। टीवी को LED को सामने लगा दिया जाए और बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जाए तो बच्चे उसको आसानी से इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, सामने से भी उसको देखकर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इसे द्रव्य क्रिस्टल पारदर्शी भी कहते हैं। यह एक प्रकार का डिस्प्ले है। यह मैंने जैसे बताया, यह एक प्रकार का डिस्प्ले है। क्या है? किसी भी चीज को सामने प्रदर्शित करना, ठीक है, वो डिस्प्ले एक प्रकार का डिस्प्ले है। जो विषय वस्तु तस्वीर मतलब चित्र, विषय वस्तु तस्वीर, वीडियो आदि को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा, अब विशेष क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि लाइट से चलता है, बिजली द्वारा ही। आपने देखा होगा टीवी से चलती है, टीवी लाइट से चलती है, तो वही LCD भी टीवी का ही रूप है। एक कंप्यूटर स्क्रीन कह सकते हैं हम लोग, पतली सी स्क्रीन होती है जिसके माध्यम से हम लोग विषय वस्तु है, उससे संबंधित पिक्चर्स है, तस्वीर है, चित्र है, वीडियो है, उनको उस पर मतलब कि प्रक्षेपित करो, या फिर ये कह सकते हैं कि उस पर दिखाया जा सकता है और उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित किया जाता है। और संस्कृत शिक्षण की हम बात करें तो संस्कृत में कोई भी चित्र है, विषय वस्तु संबंधित अगर श्लोक है, कोई धातु रूप शब्द रूप है, उसको हम इस डिस्प्ले के माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई श्लोक है, उससे संबंधित जानकारी मतलब वीडियो बनाकर भी एक अध्यापक स्वयं का वीडियो बनाकर भी इस डिस्प्ले के माध्यम से बालकों को पढ़ा सकता है। अब है गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत रेडियो का संस्कृत शिक्षण में उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, केवल आपको रेडियो का संस्कृत शिक्षण में उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है वो लिखना है। कोई भी अगर टॉपिक है उससे संबंधित आप बता भी सकते हो कि इस टॉपिक को हम इस प्रकार रेडियो के माध्यम से बता सकते हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें।